हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिस्क ट्रांसफर इन फाइनाइट री इंश्योरेंस के टाइप्स। तो इससे पुराना वाला जो पार्ट था वो हमने सारा कवर कर लिया है 2 वीडियोस में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे फाइनाइट री इंश्योरेंस। हमें ये पता था कि लिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड टाइम हमारे पास में होता है, जिसमें कि हम कंबाइन करते हैं रिस्क ट्रांसफर को फाइनेंस स्मूथनिंग के साथ में। तो हमारे पास में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फाइनाइट री इंश्योरेंस टेक्निक्स में आपको कोटा शेयर, सरप्लस री इंश्योरेंस, स्टॉप लॉस और एग्रीगेट एक्सेस री इंश्योरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि इंश्योर्ड एक प्रीमियम पे कर रहा है और एक पूल ऑफ फंड्स है फॉर द इंश्योरर, ताकि वो यहाँ पर किसी भी लॉसेस को कवर कर पाए। ये आपका फाइनाइट री इंश्योरेंस कहलाता था। तो ट्रेडिशनल रिस्क ट्रांसफर जो कि एक प्योर इंश्योरेंस बेस्ड होता था, उसमें हम स्टैंडर्ड री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यूज करते थे। और री इंश्योरर क्या करता था ना, वो एज्यूम कर लेता था इंश्योरेंस रिस्क को कि भाई कितना यहाँ पर इंश्योरेंस रिस्क हो सकता है। तो उन्होंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया। और इसके बाद में आप क्या देखेंगे कि जो स्पेसिफाइड इंश्योरेंस रिस्क हैं वो हमारे इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम्स यहाँ पर रहेंगे। सो बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझना। मान लो एक इंश्योरर है और उन्होंने एक वॉलेटाइल फायर इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर लिया। तो अगर यहाँ पर मानकर चलो कि एक फाइनाइट कोटा शेयर था 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए फाइनाइट कोटा शेयर था, जिसमें कि लेट अस कंसीडर री इंश्योरर 30% आपके प्रीमियम का भी ले रहे थे और 30% क्लेम्स का भी ले रहे थे। यहाँ पर वोलेटिलिटी आपकी कम होगी और इमीडिएटली यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर री इंश्योरर डायरेक्टली अज्यूम कर रहे हैं कि स्पेसिफाइड इंश्योरेंस रिस्क जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे और एक्सचेंज करेंगे प्रीमियम्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वाइडली प्रैक्टिस किया जाने वाला ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से इमीडिएटली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसको यूज किया जाता है। तो रिस्क को हमने कॉन्ट्रैक्चुअली ट्रांसफर करा और बदले में क्या लिया, यहाँ पर प्रीमियम्स ले लिए। प्रीमियम जो है वो अपफ्रंट पे किए जाते हैं। री इंश्योरर एक्चुअली अज्यूम करते हैं इंश्योरेंस रिस्क को। दूसरा आता है नॉन ट्रेडिशनल रिस्क ट्रांसफर, जिसमें कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्वैप डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, ना कि री इंश्योरेंस पॉलिसीज को। तो रिस्क यहाँ पर डेरिवेटिव्स या स्वैप्स के थ्रू हमारा ट्रांसफर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बैंक है या फिर कोई इंश्योरर है जिसके कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट कर गए, उसने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, मीनिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट हुए और एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इन्होंने यूज किया। एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कैसे काम करते हैं एक बार समझा देती हूँ मैं। मानकर चलो हमारे पास में यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, ठीक है। तो बैंक ने लोन दिया था यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को। पहले तो 5 साल के लिए दिया है ना, 2 साल तो पेमेंट ऑन टाइम आई, सब कुछ सब अच्छा था। फिर धीरे धीरे ना इनकी रेटिंग खराब होने लग गई, डाउनग्रेड होने लग गई और बैंक को यहाँ पर था कि ऐसा ना हो एबीसी लिमिटेड यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाए। तो बैंक ने क्या किया, उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से बात की। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर देखा कि अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा है। अब इन्होंने यहाँ पर एक क्या हुआ, बाय बैंक जो थे, बैंक ने एक प्रीमियम यहाँ पर क्या किया, पे किया। ठीक है, प्रीमियम पे किया। तो इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इनको, बोलेंगे प्रोटेक्शन बायर। ठीक है, तो प्रोटेक्शन बायर ये आपके बन गए। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है, अगर एबीसी लिमिटेड अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर जाएगी तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो प्रोटेक्शन बेच रहे हैं, ये प्रोटेक्शन सेलर बन गए। इंश्योरेंस कंपनी पीएस बन गई, प्रोटेक्शन सेलर। बैंक बन गया पीबी, प्रोटेक्शन बायर। और अगर एबीसी लिमिटेड सच में डिफॉल्ट कर जाती है तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट यहाँ पर एबीसी लिमिटेड से बैंक को मिलता, अब वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर नहीं करती है तो बायर पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रीमियम पे कर रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, उनको एक रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट रिस्क को। फिर आता है हाइब्रिड रिस्क ट्रांसफर। यहाँ पर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल टूल्स को हम मिक्स करते हैं। सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट हमें करना होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करेंगे। एक कोटा शेयर ट्रीटी यहाँ पर यूज की जाती है अलोंगसाइड डेरिवेटिव्स, ताकि एक्सेस रिस्क लेयर्स हमें मिल पाए। ठीक है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रीम टेल रिस्क को कवर करेगा। टोटल एक्सपोजर कैप्ड है और प्रेडिक्टेबल रहेगा। बैलेंस करेंगे रिस्क ट्रांसफर, कैपिटल एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंश्योरेंस यहाँ पर मिल रहा है, फाइनेंशियल टूल्स भी हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हाइब्रिड रिस्क ट्रांसफर होता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क ट्रांसफर इन फाइनाइट रीइंश्योरेंस? सबसे पहले तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो आप देखेंगे कि भाई जो हमारे पास इंश्योरर थे, मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा साइक्लोन रिस्क के लिए एक्सपोजर है उनका, मान लो वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु या केरला जैसी जगह में उन्होंने इस तरह का कोई इंश्योरेंस दे रखा है। तो अब यहाँ पर हैवीली साइक्लोन रिस्क होने के चांसेस होते हैं, तो उनका रिस्क यहाँ पर साइक्लोन रिस्क हो गया। फाइनाइट रीइंश्योरेंस क्या करेगा, इन लॉसेस को अक्रॉस टाइम और अक्रॉस काउंटर पार्टी ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि बैलेंस शीट शॉक्स हमारे बच जाते हैं। ओके। तो इंश्योरर का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क था उसको यहाँ पर इसने कम कर दिया, और जो एक्सपोजर था टू एक्सट्रीम लॉसेस, कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन हम कर पाएंगे। तो बिना री इंश्योरेंस के हमें जो कैपिटल अलग से बचाकर रखनी पड़ रही थी, लेटर से 500 करोड़ रखनी पड़ रही थी, अगर हमारे पास कोई भी री इंश्योरेंस नहीं था, और अगर हमारे पास री इंश्योरेंस, फाइनाइट री इंश्योरेंस है, तो माइट भी हमें केवल यहाँ पर 300 करोड़ या 400 करोड़ का कैपिटल बचाकर रखना पड़े। तो बचा हुआ कैपिटल हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा कैपिटल फ्री अप हो गया, रिक्वायर्ड रिजर्व्स हमारे लोअर हो गए, और हमने सॉल्वेंसी रेशियोज को इम्प्रूव कर दिया। देन आती है टैक्स एफिशिएंसी की बात हो। अब टैक्स एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि प्रीमियम जो है वो पे किए जाते हैं और वो टैक्स डिडक्टिबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? टैक्स डिडक्टिबल हो सकते हैं। यहाँ पर क्लेम करेंगे एक्सपीरियंस रिफंड्स, जो कि हमारे टैक्स डेफर्ड भी हो सकते हैं। सो बेसिकली टैक्स में हमें डेफरल मिल गया, डिडक्शन बेनिफिट हमें मिल गए, और ये ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलते हैं और या फिर टैक्स हमें बाद में पे करना है, जैसे डेप्रिसिएशन के ऊपर होता है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, या हमारी रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेज करेंगे वोलेटिलिटी और सपोर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो हाईली वॉलेटाइल हैं, क्योंकि रेयर डिजास्टर्स हो सकते हैं। फाइनाइट करेंगे, रीस्मूथन करेंगे प्रॉफिट्स को ओवर 3 to 5 ईयर्स। ओके। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट्स को 3 से 5 साल के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर क्या करेंगे, रीस्मूथन करेंगे इसको। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमें बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लिमिटेशंस क्या है रिस्क ट्रांसफर की फाइनाइट रीइंश्योरेंस में। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेड कवरेज पीरियड। लिमिटेड कवरेज पीरियड में आप क्या देखेंगे, हमारे पास में एक एग्जांपल लेकर चलो, 3 साल का फाइनाइट यहाँ पर कवर है। ठीक है। वो एंड कर गया, कोई रिन्यूअल्स नहीं हुए, तो फुल रिस्क रिटर्न करेगा टू इंश्योरर। तो यहाँ पर टेम्पररी प्रोटेक्शन रहेगा, ना कि परमानेंट ये हमारे पास रहेगा। तो बेसिकली ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपोजर्स जो हैं वो इंश्योरर के पास में रिटर्न कर जाते, एक्सपोजर रिटर्न्स मिलते हैं इंश्योरर को जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करेगा और नो रिप्लेसमेंट इज सिक्योर्ड। रेगुलेटरी, मान लो यहाँ पर आपका एक्सपोजर था, ठीक है, अब इंश्योरेंस, अभी तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, और रिन्यू होने से पहले पहले यहाँ पर कुछ हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो मेरा ही होगा। रेगुलेटरी स्क्रूटनी में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अट्रैक्ट करते हैं रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, अगर हम मास्क करेंगे ट्रू रिस्क लेवल्स को। तो फाइनाइट री इंश्योरेंस अट्रैक्ट करते हैं क्लोज सुपरविजन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, रिस्क है कि भाई यहाँ पर हम ट्रू लॉसेस को हाइड नहीं कर सकते। रेगुलेटर्स डिमांड की बात करें तो क्लीन रिस्क ट्रांसफर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें देखने के लिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आप देखेंगे कि हमारे पास में अभी तक जो भी रेगुलेटरी स्क्रूटनी थी वो कैसी है कि फाइनाइट रीइंश्योरेंस क्लोज सुपरविजन को अट्रैक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, हाइडिंग ट्रू लॉसेस, क्लियर रिस्क ट्रांसफर, यहाँ पर
ट्रांसपेरेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओके, ये रेगुलेटर्स डिमांड करते हैं। पोटेंशियल मिसयूज की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम पोटेंशियल मिसयूज। तो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है उससे स्कैंडल्स हो सकते हैं, जैसे एआईजी का केस हुआ था जहां पर फाइनाइट रीइंश्योरेंस मिसयूज कर कर यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक्स ने डिस्टॉर्ट किया था। तो बेसिकली एआईजी वाला केस क्या है, वो जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था ना 2008 में, उसमें एआईजी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। वो तो उनको यूएस गवर्नमेंट ने बेलमेंट दे दिया था तो बेचारे बच गए थे, वरना फिर यहाँ पर बैंक्स ने क्या किया था, अपनी बैलेंस शीट अच्छी कर ली थी और फ्रॉड कर दिया था। तो जेन्युइन रिस्क ट्रांसफर अगर नहीं होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्टॉर्ट कर जाती है। एकदम लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी क्या सीन हुआ था, ताकि यहाँ पर अगर आप लोग लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो एग्जाम के तो डिस्टर्बेंस नहीं हो। अकाउंटिंग चैलेंजेस में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या ये रियल री इंश्योरेंस है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर फाइनेंसिंग है। तो अगर रिस्क ट्रांसफर इनसिग्निफिकेंट है, इसको हम एक लोन की तरह ले रहे हैं ना कि इंश्योरेंस की तरह, हमें एक्चुअरियल एंड अकाउंटिंग जजमेंट्स करनी होती हैं। रिस्क ट्रांसफर कैसा है, इनसिग्निफिकेंट है और इसको हम एक लोन की तरह ले रहे हैं ना कि इंश्योरेंस की तरह। तो एक्चुअरियल और अकाउंटिंग जजमेंट बहुत जरूरी हमारे लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना एग्जाम्पल लेंगे हम लोग फाइनाइट री इंश्योरेंस का। तो इसमें तो समझ में आ गया ना कि बहुत ही बेसिक सा है कि रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो या फाइनेंसिंग कर रहे हो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर फाइनाइट री इंश्योरेंस के प्रैक्टिस में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर रेट्रोसेशन मतलब क्या है, इसका मीनिंग का समझना आपको जरूरी है क्योंकि एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले रेट्रोसेशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो री इंश्योरर हैं वो री इंश्योर कर रहे हैं खुद को। मीनिंग री इंश्योरर ने साइक्लोन रिस्क लिया इंडिया से, ट्रांसफर करा इसके पार्ट को ग्लोबल री इंश्योरर्स के पास में, और री इंश्योरर कंसंट्रेशन रिस्क से खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं। एक री इंश्योरेंस कंपनी थी, री इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्शन दे रही है, और इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोटेक्शन देने के बाद में खुद भी यहाँ पर क्या कर रही है, खुद को री इंश्योर कर रही होती है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपके पास में री इंश्योरर का जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो प्रिवेंट हो जाता है। कोटा शेयरिंग फाइनाइट वर्जन है। एग्जाम्पल, 25% कोटा शेयर होता है 5 साल के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज को हमने इंक्लूड कर दिया। सो रिस्क ट्रांसफर तो हमने किया ही करा, साथ में अर्निंग्स को स्मूदन कर लिया। समझ में आया? तो अगर रेट्रोसेशन है, एक री इंश्योरर ने अपनी कुछ अज्यूम्ड रिस्क को दूसरे री इंश्योरर के पास दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने, देखो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एबीसी कंपनी से, एबीसी कंपनी ने डीईएफ कंपनी से री इंश्योरेंस करवाया, और री इंश्योरेंस यहाँ पर करवाने के बाद में डीईएफ ने जीएचआई से एक और बार री इंश्योरेंस ले लिया जो कि एक ग्लोबल कंपनी है। तो हर एक यहाँ पर टाइम पर क्या हो रहा है, रिस्क हमारा स्प्रेड होता जा रहा है, और स्प्रेड होगा तो अगर लॉस भी होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा होगा, जिससे कि डिफॉल्ट के चांसेस किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के कम हो जाते हैं। फिर कोटा शेयरिंग में एक फिक्स परसेंटेज हम अपनी हर पॉलिसी में से किसका ले रहे थे, प्रीमियम का ले रहे थे, क्लेम्स का भी कर रहे थे। तो प्रीमियम शेयर करा और लॉसेस को प्रोपोर्शनेट वे में। स्टॉप लॉस कवर में इंश्योरर एग्रीगेट लॉसेस के बियॉन्ड, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड में। मीनिंग अगर मान लो एनुअल लॉस लिमिट हमारी 100 करोड़ की है और लॉस हो गया 105 करोड़ का, तो भी कंपनी तो आपके लिए केवल 100 करोड़ ही पेमेंट करेगी, जिससे कि जो एग्रीगेट लॉस वॉल्टिलिटी थी उसके अगेंस्ट हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो व्हाट आर द कीज टू सक्सेसफुल रिस्क ट्रांसफर इन फाइनाइट री इंश्योरेंस? यहाँ पर देखेंगे रोबस्ट अंडरराइटिंग। रोबस्ट अंडरराइटिंग में क्या है, एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट होती है, क्लियरली डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं। मीनिंग हमारे पास में क्लियरली मेजरेबल रिस्क है, एप्रोप्रिएट प्राइसिंग है, प्रीमियम रिफ्लेक्ट कर रहा है रियल एक्सपोजर को, एफिशिएंट क्लेम्स हैंडल होते हैं, फास्ट सेटलमेंट, कोई डिस्प्यूट नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट यहाँ पर असेंशियल हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में प्रीमियम्स को रियलिस्टिक रिस्क के साथ में रखेंगे कि जितना ज्यादा रिस्क उतना, जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बताया था कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो रिस्क इंश्योरेंस जो होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ते होते हैं,
इसके बाद में बढ़ते चले जाते हैं। अगर किसी की एज 50 है, फॉर एग्जांपल मेरी मदर की एज जो है वो 55 प्लस समथिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर अब उनके साथ में क्या है, उनको यहाँ पर ये काफ़ी महँगा पड़ जाता है, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ वन ऑफ माय बुआ जी, तो उनका यहाँ पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी, वही मतलब जो इंश्योरेंस मैंने केवल यहाँ पर अपना 10,000 में ले रखा है, उनको 50,000 प्लस का पड़ता है, क्योंकि उनकी थोड़े ऑफ कोर्स हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो मैं उसके लिए नहीं हँस रही हूँ, बट उनका इंश्योरेंस प्रीमियम ना मुझसे 5 टाइम्स ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पर एफिशिएंट वे में क्लेम्स हैंडल करने हैं, तो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस होते हैं टाइमली एंड फेयर क्लेम सेटलमेंट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होती है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ट्रस्ट होता है इंश्योरर्स और री-इंश्योरर्स के बीच में। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन और फ्यूचर आउटलुक, ये आपको ना किस तरीके से अपना जो आंसर आप लिख कर आओगे, वहां पर अपनी ये लिखनी होगी ना बेसिकली जो कंक्लूजन लिखोगे उसमें हेल्प करेगा। फाइनाइट री इंश्योरेंस आर्ट और एक साइंस की तरह है, जहां पर हम रिस्क ट्रांसफर को, कैपिटल एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं। और यहाँ पर हमें जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एआरटी टूल्स को यूज करें, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर आईएलएस हो सकता है, कैट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑल्टरनेटिव रिस्क ट्रांसफर टूल्स में हमारे पास इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज थी, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स होते हैं, जो कि इंश्योरर्स, री इंश्योरर्स, गवर्नमेंट्स यूज कर ट्रांसफर करते हैं कैटास्ट्रॉफिक रिस्क को। तो हमारे किसके पास जाएंगे? ये कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, और ये फाउंडेशनल हाई ग्रोथ कंपोनेंट बन गए हैं री इंश्योरेंस मार्केट के। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉकचेन है ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी ओवरसाइट भी हमारी रहती है। फाइनाइट री इंश्योरेंस स्ट्रेंथन करते हैं रेजिलियंस, जब हम इनको रिस्पॉन्सिबली और ट्रांसपेरेंट मैनर में यूज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास में एक और कंपोनेंट है विच वी नीड टू डिस्कस, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है आपके लिए, सो दैट इसको आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये तो आपको समरी देख लेना एक बारी, कैसे लिखना है कंक्लूजन वगैरह। रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो यहाँ पर रिस्क को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये हमारे लिए जरूरी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले कि आप यहाँ पर देखो, हमारे पास में, ठीक है, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जिनमें की एक प्रेडिक्टेबल कॉस्ट होती है कि भाई प्रीमियम हमें कितना देना पड़ेगा। वो एक्सपेंसिव या इनकम्प्लीट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस होते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल अलोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, कोऑप्ट अगर दे रखा है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो कुछ पेमेंट हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी और कुछ यहाँ पर पेशेंट को देना होगा। एनफोर्समेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम हार्मलेस एग्रीमेंट्स की बात करें, तो ब्रॉड प्रोटेक्शन मिलता है, काउंटर पार्टी सॉल्वेंसी रिस्क जो है वो हमारा यहाँ से हट जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे, देखो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पूरी की पूरी एग्रीमेंट होती है, पॉलिसी होती है। हम लोग यहाँ पर इंश्योरर जो होते हैं वो कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसको इंश्योरेंस दिया जा रहा है इंश्योर्ड को स्पेसिफाइड लॉसेस के लिए। कवर करेंगे डाइवर्स रिस्क, जैसे कि प्रॉपर्टी का डैमेज, लाइबिलिटी, बिजनेस इंटरप्शन, जिस भी पर्पज से आपने यहाँ पर ये लिया है। एक प्रेडिक्टेबल कॉस्ट होती है रिस्क ट्रांसफर करने के लिए, इंश्योरर अज्यूम करें कि फाइनेंशियल बर्डन जो भी रहेगा लॉसेस का। डिसएडवांटेजेस, ये एक्सपेंसिव हो सकता है और माइट भी आपको फुल कवरेज नहीं दे फॉर ऑल लॉसेस। इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में डिस्क्रिप्शन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस होते हैं, जहां पर एक पार्टी कॉम्पनसेट करती है दूसरी पार्टी को, किसके लिए? स्पेसिफाइड लॉसेस के लिए। एडवांटेज क्या है? एक क्लियर अलोकेशन होती है रिस्क की बिटवीन पार्टीज। इंडेमनिटर, पार्टी जो कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रही है, वो अज्यूम करती है फाइनेंशियल बर्डन लॉसेस का। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट हो सकता है एनफोर्स करने में। इंडेमिनेटर, यहाँ पर सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे उनके पास में टू कॉम्पनसेट लॉसेस। होल्ड करेंगे हार्मलेस एग्रीमेंट, तो सिमिलर टू इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस ऑफर करेंगे ब्रॉडर प्रोटेक्शन। इंडेमनिटर जो है वो अज्यूम करेंगे लाइबिलिटी फॉर लॉसेस रिगार्डलेस ऑफ क्लॉज। एडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन मिलता है इंडेमनिटीज को। इंडेमनिटर अज्यूम करेंगे फुल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉसेस के लिए। डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट है एनफोर्स करने में। इंडेमनिटर जो होते हैं उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो कॉम्पनसेट कर पाए, ठीक है? सो बेसिकली हमें यहाँ पर इतना समझ में आ चुका है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल एक लोकेशन होती है। कैप्टिव इंश्योरेंस, कैप्टिव इंश्योरेंस क्या होगा?
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन किया जाता है, एक ऐसा सेल्फ इंश्योरेंस जहाँ पर कंपनी खुद की इंश्योरेंस एंटिटी बनाकर खुद के रिस्क को कवर करती है। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी मान लो एक एमएनसी है और एमएनसी ने एक अपने लिए साइबर सिक्योरिटी रिस्क से रिलेटेड इंश्योरेंस कवरेज तैयार कर लिया, एक पूरी पॉलिसी बना ली। तो यहाँ पर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग हो पाती है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के कंपैरिजन में, ज्यादा कंट्रोल आता है खुद के इंश्योरेंस प्रोग्राम को कवर करने में, और टेलरिंग हो जाती है कवरेज की टू स्पेसिफिक नीड्स। एक्सपेंसिव है सेटअप करना और मेंटेन करना, सभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद कंपनी के पास है फॉर एनी लॉसेस। रिस्क रिटेंशन, एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रिस्क विदाउट ट्रांसफरिंग इट। हमने ट्रांसफर नहीं करा रिस्क, खुद ही एक्सेप्ट कर लिए इसके फाइनेंशियल जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो कि सेल्फ इंश्योरेंस, या फिर हम एक्सेप्ट करेंगे हायर डिडक्टिबल ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा ओवर द कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये रिस्की भी हो सकता है, कंपनी माइट नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि वो इनको कवर कर पाए। समझ में आया? तो पोटेंशियल ये डेंजरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह की यहाँ पर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। ठीक अच्छा, देखो कैप्टिव इंश्योरेंस जाता कैसे एक बार समझना। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने कुछ प्रीमियम्स पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट कर दी। अब रेगुलेटेड फ्रंटिंग इंश्योरेंस कंपनी को ये पेमेंट की गई। अब यहाँ से जो नेट प्रीमियम पेमेंट्स होती हैं वो जाती हैं ये आपकी कंपनी, और जो रेगुलेटेड फ्रंटिंग इंश्योरेंस कंपनी थी जहां पर प्रीमियम इन्होंने पे किया वो इंश्योरेंस साइड आ गए। और कैप्टिव साइड में हमारे पास आपकी कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उस वो आ गई, और यहाँ पर उसको रेगुलेटेड फ्रंटिंग इंश्योरेंस कंपनी नेट प्रीमियम पेमेंट करती है। और अगर कोई भी एक्सेस कवरेज है तो प्रीमियम पेमेंट हम एक्सेस पर क्लेमेंट एग्रीगेटर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। थोड़ा सा इसको समझाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुको, डिजाइन करके समझाती हूँ। देखो मानकर चलो कि एक ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यहाँ पर एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो था मार्केट में 50 करोड़ रुपीस का ये फेस कर रहे थे, और एवरेज क्लेम जो मार्केट में मिल रहे थे वो यहाँ पर अभी तक केवल 25 करोड़ के मिल रहे थे। प्रीमियम 50 करोड़ का और क्लेम केवल 25 करोड़ के। अब क्या होता है यहाँ पर, आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि वो 50 करोड़ किसी इंश्योरर को हर साल पे करें, ये एक कैप्टिव बनाते हैं। क्या बनाएंगे ये? एक कैप्टिव बनाएंगे। अब कैप्टिव में क्या होगा, कैप्टिव में हमारे पास में 30 करोड़ रुपए ये अपने खुद के कैप्टिव को पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट? 30 करोड़ रुपीस का अमाउंट, ठीक है। और इसके बदले में क्या होगा, जब यहाँ पर कैप्टिव को क्लेम्स पे करने हैं वो पे करेगा। ऑल्सो अगर लार्ज शॉक है तो उसके लिए खुद के लिए एक री इंश्योरेंस भी बाई कर लेगा। तो क्लेम यहाँ पर इनको पे कर देगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, और खुद के लिए री इंश्योरेंस भी ले लेगा जो एक्सेस पैकेज इनके पास होता है। तो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो एक प्रॉफिट सेंटर बन जाती है, ना कि केवल एक एक्सपेंस। आ गया समझ में? तो ये आपका धीरे धीरे आया था कैप्टिव स्ट्रक्चर, और बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि यूएस में तो ये फेमस भी हो चुका है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6700 ऐसे कैप्टिव्स क्रिएट किए गए हैं, जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट कंपनी हो सकती है कि भाई ओनर भी एक ही कंपनी है। जैसे टाटा मोटर्स ने अपना एक कैप्टिव बना रखा है, तो वो प्रोडक्ट लायबिलिटी और वारंटी क्लेम्स दोनों को कवर करते हैं। मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं कि भाई बहुत सारी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में, राइट। जैसे कि मान लो लॉजिस्टिक फर्म्स हैं, उनके बहुत अलग अलग फर्म्स थी, एक साथ इन्होंने एक अपने लिए कैप्टिव बनाया, और जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और रिस्क पुलिंग की, कॉस्ट शेयरिंग की। हेट्रोजीनियस कैप्टिव हो सकता है जिसमें कि कुछ अनरिलेटेड कंपनीज थी, कोई आईटी फर्म, कोई हॉस्पिटल, रिटेल चेन एक साथ आए, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट उठा लिए। रेंटर कैप्टिव में क्या हुआ, एक थर्ड पार्टी कैप्टिव ओन करेगी और कंपनी यहाँ पर रेंट करेगी एक सेल को, ठीक है। तो एक और होता है सेग्रीगेटेड सेल समथिंग कर, जिसमें कि प्रोटेक्टेड सेल या सेग्रीगेटेड सेल, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट के पास में एक लीगली सेपरेट सेल होता है। तो जो लॉसेस होते हैं सेल ए में वो हमारे सेल बी को अफेक्ट नहीं करेंगे। काफी ज्यादा आइसोलेशन यहाँ पर हम कवर कर देते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस, वर्कर का कॉम्पनसेशन, प्रोडक्ट, प्रोफेशनल लाइबिलिटीज, ये सब हम कवर करते हैं।
ऑल्दो इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट मैंने एक बार बता दिया है ताकि आपको पता रहे। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। अब जब ट्रेडिशनल कैप्टिव बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है या डिपॉजिट स्विंडल करते हैं, री इंश्योरेंस अलाउ करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो यहाँ पर इंश्योरेंस आर्म्स अगर उनकी हैं या डिपॉजिट लाइक लाइबिलिटीज हैं तो मेंटेन करें ऑपरेशंस विदाउट नीडिंग टू स्काउट फॉर न्यू हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स। तो अगर डिपॉजिट क्रंच है, बैंक और इंश्योरेंस के पास में यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है इतना, तो बैंक तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई के ऊपर अपना रिलाई कर रहे हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इंश्योरर्स जो होते हैं वो री इंश्योरेंस को यूज करते हैं जो कि एक प्राइवेट मार्केट इक्विवेलेंट है। कैपिटल रिलीफ में क्या होगा, जो हमारे रिस्क का एक पार्ट था वो यहाँ पर सीड हो जाता है टू अ री इंश्योरर। जो प्राइमरी इंश्योरर होते हैं वो अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं और जो कैपिटल था फ्री अप कर देते हैं, जिसको हम ट्रीट करते हैं एज अ लिक्विड कैश फॉर न्यू बिजनेसेस। इसके अलावा कोटा शेयर सोल्यूशंस होते हैं जिसमें कि एक कोटा शेयर में हमारे पास अरेंजमेंट की जाती है। जो री इंश्योरर होते हैं वो एक फिक्स परसेंटेज लेते हैं हर एक प्रीमियम की और एक फिक्स परसेंटेज हर एक क्लेम का भी पे करते हैं। री इंश्योरर प्रोवाइड करेंगे फंडिंग फॉर द रिस्क, अलाउ करेंगे इंश्योरर को कि वो इवन तब भी ग्रो करें जब वो न्यू डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मोनेटाइज करेंगे वैल्यू ऑफ इनफोर्स। तो मॉडर्न री इंश्योरेंस जो है वो फ्रंट लोड फ्यूचर प्रॉफिट्स लेकर चलते हैं। अगर इंश्योरर को आज कैश की जरूरत है लेकिन डिपॉजिट्स कम है तो री इंश्योर क्या करेंगे, एक ब्लॉक ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रखेंगे। री इंश्योरर एक अपफ्रंट कमीशन पे कर देते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, कंपैरिजन में ट्रेडिशनल कैपिटल वर्सेस री इंश्योरेंस हम लेकर चलते हैं। एक बार इसे देख लेंगे। यहाँ पर रिटेल इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स हैं, यहाँ पर ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, यहाँ पर री इंश्योरेंस प्रीमियम चलता है। ये थोड़े स्लो होते हैं, ये फास्ट होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। ये आपका टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के हिसाब से है। ये एडमिटेड एसेट्स या लाइबिलिटी रिडक्शन। यहाँ पर कंटेजियस रिस्क की बात करें तो ये हाई होता है, बैंक रन सिस्टमिक होते हैं। ये लो होता है क्योंकि रिस्क हमारे ग्लोबली डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स काफी वॉलेटाइल होते हैं। स्टिकी इन्फ्लेशन यहाँ पर इम्पैक्ट करता है डिपॉजिट ग्रोथ को, लेकिन फर्म्स धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड री इंश्योरेंस यूज कर इस गैप को खत्म करते जा रहे हैं और एक कंटिजेंट कैपिटल फैसिलिटी की तरह ये सर्व करता है। आपको लिक्विडिटी के लिए तब तक पे नहीं करना जब तक आपको एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है इन द फॉर्म ऑफ क्लेम। और अगर आप पे कर रहे हो तो ये यहाँ पर एक स्लाइस ऑफ प्रॉफिट की तरफ से कर रहे हो रेदर देन एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन योर डिपॉजिट। तो री इंश्योरेंस एसेंशियली आउटसोर्स कर रहा है बैलेंस शीट को। अब हमें 100 यहाँ पर बेसिकली कम कैपिटल रखना पड़ रहा है जितना पहले रखना पड़ रहा था, वही इस एग्जाम्पल में बोला गया है। एंड इसी के साथ में ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर काफी छोटा और उसके नेक्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कैसे डिवाइड करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स कमेंट कर पूछ लेना। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं कि एडा की भी हमारी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडा से रिलेटेड अगर आपको हमारी कोई भी कोर्स खरीदने हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। प्रोवाइडेड पीडीएफ हमारी नॉन डाउनलोडेबल एंड नॉन प्रिंटेबल होती हैं। कोर्सेज का फायदा ये है कि ऑफ कोर्स आपको वीडियोस ऑल टाइम फ्री मिलती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।